हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 26 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, आज आइडिया पेज और एडिटोरियल पेज दोनों पेजेस पे सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अपन डिस्कस करेंगे 4 आर्टिकल्स, 3 की मैं समरी दूंगा। नंबर 1 ये वाला आर्टिकल FIR रिपोर्टिंग न्यूज़, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। नंबर 2 ऑनियन फेयर, ये डिस्कस करेंगे। द चाइना फैक्टर, ये डिस्कस करेंगे। री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये डिस्कस करेंगे। चाइना फैक्टर वाला ये जो बड़ा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में अभी USA में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शन के कैंपेन चल रहे हैं, 3 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसके बाद में ये क्लियरिटी आ जाएगी कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा। क्योंकि एक तरफ ट्रंप हैं रिपब्लिकन, दूसरी तरफ है जो बाइडन डेमोक्रेट्स। तो दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया को अलग अलग स्टैंड पे अलग अलग एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रंप की अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो ऑलरेडी चल रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ही अगर कंटिन्यू रहता है तो इंडिया के लिए कुछ इश्यूज़ पर तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहेगी। जैसे कि मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज़ जहां पर USA ने विड्रॉ किया और चाइना की डोमिनेंस क्रिएट हो गई, तो वहां पर इंडिया कैसे टैकल करे। इसके अलावा जो बाइडन की तरफ देखें तो जो बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंशियलशिप के टाइम पे चाइना पे बहुत कमेंट किए थे कि जो शी जिनपिंग है ये ठग है, ठीक है, और इनको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो उस सिचुएशन को देखें तो उन परिस्थितियों में चाइना के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं डेमोक्रेट जाते हुए दिखाई देंगे। बट अगर जो बाइडन आते हैं तो ये इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर फिर से अमेरिका की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ अमेरिका ने एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक रीवैम्पिंग देखने को मिल सकती है। साथ में आप देखोगे क्लाइमेट चेंज जैसे जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर अगर चाइना से एंगेजमेंट USA का बढ़ता है, क्योंकि चाइना और USA वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटर मतलब कंट्रीज़ में से 2 हैं, ठीक है। इंडिया का फिर बाद में 4th या 5th पे नंबर आता है, वैसे यूरोपियन यूनियन आ जाती है फिर पूरी की पूरी। तो ऐसे करके आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज वाले जैसे इश्यूज़ हैं उन पर चाइना और USA के बीच में कहीं ना कहीं साठगांठ बैठती दिखाई देती है, तो वहाँ पर इंडिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले इलेक्शन हो जाए, फिर इलेक्शन के बाद में क्या रेपरकशंस होते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, वो फिर बाद में पता पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये केवल एक तरीके से आइडियाज़ हैं कि अगर ट्रंप आते हैं तो क्या प्रॉब्लम रहेगी और जो बाइडन आते हैं तो क्या होती है। अब जैसे ट्रंप का है, ट्रंप ने ऑलरेडी चाइना के साथ में ट्रेड वॉर शुरू कर रखा है। अब ट्रेड वॉर में जितने भी टैरिफ्स लगाए तो ट्रंप ने ये नहीं देखा कि इन टैरिफ्स का इंडिया पे भी इफेक्ट है या दूसरे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जिनके साथ में ट्रंप चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो उनके ऊपर भी क्या इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इशू है ना, जहाँ पर ट्रंप एक ही लकड़ी से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रंप वेग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर है, अमेरिकन इलेक्शन का क्या ओरिएंटेशन है थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। एक बार आप रीडिंग जरूर मारना इस आर्टिकल की, ठीक है। जैसे आपको एकदम इजी लैंग्वेज है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल 2 आर्टिकल तो इस पेज से हो गए। ये तीसरा आर्टिकल री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे, तो 3 आर्टिकल इस पेज से। फिर आइडिया पेज पे देखिए तो ये आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि जो फार्म बिल्स पंजाब असेंबली में इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, इस तरीके का स्टांस पहले लिया जा चुका है कि नहीं, और क्या LPG पॉलिसीज़ का अभी तक कोई इफेक्ट आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्योंकि इंडस्ट्री या फिर पर्टिकुलर बात करी जाए सर्विस सेक्टर, वहाँ पर देखो जब से 1991 में हमने LPG अडॉप्ट किया तब से ग्रोथ भी रजिस्टर हुई है, और हमारी जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थी, ठीक है, जो 3.5% एनुअली हुआ करती थी वो बढ़कर के 7% हो गई। तो उसका बेनिफिट अब एग्रीकल्चर को भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अच्छा है, ये आर्टिकल ट्रुथ मस्ट कम आउट, आपको पता होना चाहिए कि 6 अक्टूबर, ये आर्टिकल भी ठीक है। जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स। वैसे तो हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, आर्टिकल 50 ऑफ DPSP का जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या कहता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन तीनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, पावर सेपरेशन होना चाहिए। बट अभी क्या है, जुडिशरी में आप देखोगे जस्टिस रामैया करके जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि CJI, अभी हमारे CJI हैं उनसे जस्ट नेक्स्ट है। तो इन्होंने रामैया जस्टिस ने क्या कह दिया, जस्टिस रामैया ने, कि आपने को जल्दी से जल्दी आंध्र प्रदेश वाले रीजन और इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश थ्रू आउट इंडिया
हमें जो स्टांसेस हैं वो जल्दी से जल्दी लेने चाहिए कि जो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। अब होता क्या है, जो अभी आंध्र प्रदेश के सीएम है मिस्टर रेड्डी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक लेटर लिखा है सीजीआई को कि भाई आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें जुडिशरी को नहीं आना चाहिए, उनका कहना ये है। और पब्लिक में, मीडिया में ही पूरा जो अपना लेटर था उसको एक्सपोज कर दिया कि जस्टिस रामैया ऐसे करके अपनी जो पावर सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ब्रीच कर रहे हैं। बट यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि देखो, जुडिशरी में ही अगर इस तरीके के कदम नहीं उठाए जाएंगे तो किस तरीके से फिर हम यहाँ पर जो एक नेक्सस बना हुआ है क्रिमिनल या फिर जो लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बीच में, इस नेक्सस को तो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, इंडियन पार्लियामेंट में और पर्टिकुलर लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में मोर देन 40% ऐसे एमपीज़ हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो, जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो वो क्या जस्टिस दे पाएंगे सोसाइटी को, ये बहुत बड़ा सवाल है। रही सही में दूसरी बात करें कि इस तरीके से आप ये जो जगनमोहन रेड्डी हैं सीएम आंध्र प्रदेश के, इन्होंने एक ब्लेम लगाया है जस्टिस रमैया पे, तो उस रमन्ना पे, रमैया नहीं रमन्ना, हाँ सॉरी, जस्टिस रमन्ना पे, तो उनका अगर देखें तो वहाँ पर भी तो आप देखो ना कि सीधा जस्टिस की इमेज, रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। लास्ट में राइटर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोलती हैं कि देखो, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले होनी चाहिए, इंक्वायरी, और अगर ये जो क्लेम किए जा रहे हैं ये फॉल्स साबित होते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम है गलत बात बोल रहे हैं, तो डिफेमेशन का केस इनके अगेंस्ट में चलना चाहिए और उनको इसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। रही सही में फिर राइटर एक चीज़ और बोलते हैं लास्ट में कि प्रशांत भूषण जो हैं उन्होंने 2 ट्वीट किए अभी रिसेंटली, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो पहला ट्वीट तो क्या था कि जो सीजीआई हैं हमारे, वो हार्ले डेविडसन पे बैठे हैं विदाउट मास्क, विदाउट हेलमेट, तो बोला कैसे चलेगा काम। और दूसरा ये कि पिछले 4 चीफ जस्टिस के टेन्योर के टाइम पे हमारी जुडिशरी की जो रेपुटेशन है, जो फंक्शनिंग है, वो कहीं ना कहीं इरोड अवे हुई है। तो उन दोनों की वजह से प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट चार्जेस लगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये भी है कि यहाँ तो इंडिविजुअल पे हिट किया जा रहा है, जस्टिस रमन्ना पे, तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट इंक्वायरी करो, अगर फॉल्स है ये सारे क्लेम्स तो जगनमोहन रेड्डी जैसे जितने भी लीडर्स हैं उनको फिर इसके लिए अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आर्टिकल इतना मैंने यहीं पे ब्रीफिंग कर दी। ये वाला आर्टिकल है द अदर वैक्सीन, इसमें एक चीज़ बताई जा रही है, सिंपल सा यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको कि देखो, कभी भी वैक्सीन दिया जाता है ना किसी बच्चे को, बूढ़े को या प्रेग्नेंट लेडी को, तो वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रिवेंटिव अप्रोच पे जा रहे हो। कहने का मतलब कि आप में बीमारी ना हो, उसके लिए आप हल्के से जो डेड वायरसेस हैं उनका इंजेक्शन आप दे देते हो, और वो फिर इंजेक्शन जब जैसे ही बॉडी में जाता है तो हमारा शरीर रिएक्ट करता है उन वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके चलते क्या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, और वो फिर एंटीबॉडीज़ फ्यूचर में अगर इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन को पहले ही कंट्रोल कर ले। कहने का मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हो गया वैक्सीनेशन का काम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 जो है ये वायरस आरएनए बेस्ड वायरस है, डीएनए बेस्ड वायरस नहीं है। और हमारी जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के जो केसेस आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आरएनए वाले ही हैं। तो इन्फ्लुएंजा के जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को और इनको प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, जिसमें बहुत सारे मिक्स स्ट्रेन्ड वायरसेज होते हैं थोड़े से डेड कंडीशन में, उनको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो ही हम कहीं ना कहीं जब तक कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं आता तो दे सकते हैं। यहाँ पर साथ में एग्जाम्पल भी देते हैं, बोले ब्राज़ील में ये चीज़ की जा रही है तो लगभग 20 to 27% तक का मोर्टेलिटी रेट में डाउन हो जाता है कि कहीं पे किसी को सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उनकी डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है, वो 20 to 27% तक रिड्यूस की जा सकती है अगर इन्फ्लुएंजा बेस्ड अगर वैक्सीन्स का यूज़ किया जाए कोविड-19 से बचने के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ें बताते हैं सारी की सारी। और आप एक बार इस आर्टिकल को भी आप ज़रूर रीड आउट करना। मैंने जो समरी दी है ना 3 आर्टिकल्स की, इस आर्टिकल की पीछे वो जो चाइना फैक्टर है वो तीनों की आप रीडिंग ज़रूर मारना। बाकी अब मैं डिटेल में डिस्कशन अब स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मीडिया की फंक्शनिंग पर किस तरीके से एक लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जो आर्टिकल 19 है
उसके अंडर आती है मीडिया की जो राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी क्या आपको पता है कि एक तरफ तो सेंटर में तो एनडीए गवर्नमेंट है, जबकि ऑपोजिशन में जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं उनकी रूलिंग चल रही है महाराष्ट्र में। हुआ क्या है, रिपब्लिक टीवी आपको पता होगा, अर्णब गोस्वामी का टीवी चैनल है, तो उसके कुछ जो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो भी जर्नलिस्ट हैं उन पर एक केस लगा करके या फिर उनको कर्ब करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर रजिस्टर की है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक गलत तरीके का स्टेप है जिसमें हमारे यहाँ पर फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम अपहेल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो राइटर जो आर्टिकल है वो क्लियरली एक चीज़ बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर आपने जो जर्नलिस्ट्स को अगर क्रिमिनलाइज किया है तो ये स्टोरी केवल उन जर्नलिस्ट तक ही नहीं हो गया, ये हो गई है कि आप जर्नलिज्म को फ्रीडम से नहीं चलने देना चाह रहे हो, जर्नलिज्म को खुद को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, जहाँ पर जर्नलिज्म, जहाँ पर फ्रीडम प्रॉपर वे में नहीं काम करेगी, देखो एक पत्रकारिता जो होती है ना, उसी की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट भी हैं। पत्रकारिता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम न्यूज़पेपर्स के बारे में कितना अच्छे से पढ़ते हैं जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि कैसे इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, सब ने अपने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में दिया। और आज भी हम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ के ही हमारे दिमागों को रिफाइन करते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि जर्नलिज्म को कंट्रोल मत करो। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि पावर जो चल रही है सेंटर में उन पॉलिटिकल पावर्स को ही अपहेल्ड करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो वो भी गलत है। तो कहने का मतलब एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे फिर कोई भी न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, उन पर इस तरीके के बैन नहीं लगने चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स आ गई जो मैंने आपको बता दी कि एक तरफ तो बीजेपी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो कोalition गवर्नमेंट चल रही है वो है, तो वहाँ पर खींचातानी चल रही है। इसी तरीके से आप देखोगे यूपी में भी क्या है कि ये भी हाथरस केस को जो कवर कर रहे हैं, हाथरस केस में भी आप देखोगे तो अनलॉफुल जो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए, उसके अंडर में बहुत सारे केसेस को रजिस्टर किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो एक तरफ तो जर्नलिज्म को कंट्रोल किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, जिसके बेसिस पे लोग अगर वाकई में ये समझते हैं कि यार हमें हमारी जो ग्रीवेंसेस है वो रिड्रेस नहीं हो पा रही है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उनको राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें। अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से जो शाहीन बाग जो केस था, जिसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली पूरी की पूरी, कि फरवरी के लास्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आए हुआ था और इस तरफ वो चल रहे थे, तो अगर वो पीसफुली कर रहे थे तो उस केस में अगर उनको फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर में अगर आप ले लेते हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में एफआईआर रजिस्टर करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत हो जाती हैं अगर डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें। चाइना जैसा कोई कंट्री हो अथॉरिटेटिव तो एक बात अलग है। अब बात आती है कि देखो कोई भी न्यूज़ होती है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ होती है जिससे कि हम कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप से सेपरेट हो सकें। तो अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि न्यूज़ चैनल वाले भी है ना, कुछ लोग वो कहीं ना कहीं प्रेस की फ्रीडम को एक्सप्लोर करते करते इस तरीके से काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, जैसे सेंटर में अभी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, तो उनके हिसाब से उनकी प्रॉक्सी बन के काम करें। तो एक तो वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको फ्रीडम इनकी प्रॉपर इंश्योर होनी चाहिए। आप इनकी अगर फ्रीडम को रोकना शुरू कर दोगे तो सच्चाई को बाहर कोई नहीं निकाल के लेके आएगा। इसी तरीके से एक मिडिल ग्राउंड लाने की ज़रूरत है जहाँ पे फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो थ्राइव कर सके, अपना काम कर सके। जो रैंडम पिटिशनर्स हैं, एक सेकेंड, वो जुडिशरी में ये कह के अपनी पिटिशन लगाते हैं कि भाई मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए। पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि देखो, अच्छा जर्नलिज्म अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमारी प्रेस की फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पॉलिटिशियंस की आज कमियां हैं। आज आप मीडिया में अगर इंडिपेंडेंट वे में देखो तो मीडिया ही एक्सपोज करती है कि कहाँ पर क्या केस हो रहा है। ठीक है, तो मीडिया की फ्रीडम को हमें बिल्कुल ब्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटी दी हुई है, तो उसके बावजूद अगर हम मीडिया को फ्रीडम नहीं देंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। और डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर सच्चाई का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोक्रेसी थोड़े ना है हमारे यहाँ पे, इस वजह से। अब देखते हैं ऑनियन फेयर्स। देखो, ऑनियंस के बारे में सैटरडे को मैंने एक्सप्लेन पेज ऑलरेडी डिस्कस किया है
आप ज़रूर देखना वहाँ पर क्या इक्वेशन है, वो चीज़ें यहाँ पर भी समराइज हो जाएंगी और एक वहाँ पर देखोगे थोड़ा सा रिविज़न हो जाएगा। ओके, तो ऑनियंस की अगर रिटेल प्राइस अभी देखी जाए तो आप ऑन एन एवरेज देखोगे 70 रुपीज़ पर किलोग्राम हो चुका है, और मुंबई जैसे सिटीज़ में आप देखोगे तो 100 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रही है, अनरिलायबिलिटी ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के टाइम पे जो सीज़न, इस टाइम पे खरीफ क्रॉप और लेट खरीफ, ये दो सीज़न में जो ऑनियंस आने वाले थे उनकी पैरिशेबिलिटी, मतलब वो ख़राब हो गए, मार्केट में सप्लाई इंश्योर नहीं हो पाई। इसकी वजह से ये मार्केट में ऑनियन की प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 और 2020 दोनों सालों में आपने देखा मॉनसून बहुत सही रहा है, पर 2019 के मॉनसून को आप देखोगे तो थोड़ा स्कैटर्ड था, अक्टूबर लास्ट तक खींचता चला रहा था, 5 अक्टूबर तक बारिश थी। ठीक है, आप देखोगे 2020 में जो है रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रही है। तो इंटेंसिटी की जब आप बात करो ज़्यादा हो जाती है, और वो भी तब जब हार्वेस्टिंग सीज़न हो। तो देखो कटाई के टाइम पे बारिश की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी, अगर क्रॉपिंग की पैटर्न की बात की जाए। अब ऑनियन है, पल्सेस है, सोयाबीन है, इन सब को बहुत ज़्यादा डैमेज का सामना करना पड़ा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि सोयाबीन, उड़द, इनका मध्य प्रदेश में ज़्यादा लॉस हुआ है, तो कर्नाटका में आप देखोगे ऑनियन का और अरहर का भी हुआ है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर भी खरीफ ऑनियंस का लॉस ज़्यादा हो गया। और एक चीज़ और बताई थी आर्टिकल में, एक्सप्लेन पेज में, कि यूरिया एप्लीकेशन ज़्यादा कर दी थी महाराष्ट्र के जो फार्मर्स थे, कि 2019 में भाव अच्छे चले थे खरीफ के टाइम पे, तो बोले यूरिया ज़्यादा लगाएंगे तो यील्ड ज़्यादा होगी। तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो गया एग्रीकल्चरली अब की बार देखा जाए, बट यूरिया ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से वो जो ऑनियंस जो प्रोड्यूस थे ना, जो कोल्ड स्टोरेज में पड़े थे, वो पेरिश जल्दी हो गए। ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ यूरिया की वजह से क्या हो गया, पेरिशेबल ज़्यादा हो गए, वो जल्दी ख़राब हो गए, थोड़ी सी भी मॉइस्चर हवा में रही इसकी वजह से। जहाँ पे उस डेटा में मैंने बताया था कि 30 से 40% जो ऑनियंस का डैमेज होता था वो 50 to 60% तक पहुँच गया। तो देखो 20% अगर लॉस हो जाए ज़्यादा, तो आप भी समझ सकते हो अच्छी फॉर्म्स कोलैप्स कर जाती हैं। तो इस तरीके से मानसून का हम देखें तो वैसे तो देखो खरीफ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रह पाया, पर फिर भी हम देखें तो मानसून अगर अच्छा रहता है तो देखो एक तो ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को रिचार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि रबी की सीज़न में ज़्यादा रिलायंस होती है इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे, तो जहाँ पर ग्राउंड वाटर अच्छा है, जितने वाटर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, उनमें अगर वाटर स्टोरेज ज़्यादा है तो रबी के टाइम पे फिर सीज़न जो चलती है, जो अब बुआई होगी, हो चुकी है लगभग प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस, ठीक है, अक्टूबर लास्ट में हो जाती है, नवंबर स्टार्टिंग तक, जिसमें गेहूँ, चना, ये जो आते हैं इनकी होती है, गेहूँ, चना हो गई, मस्टर्ड हो गई, तो इनका प्रोडक्शन अब होगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ठीक रहता है मानसून, पर मानसून खरीफ के लिए खुद के लिए इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। रीज़न बिंग क्योंकि बारिश हार्वेस्टिंग के टाइम पे आती है, तो फिर वो बैंड बजा जाती है पूरी क्रॉपिंग पैटर्न की, क्रॉपिंग सीज़न की। तो कहने का मतलब आने वाली सीज़न में तो देखो ये इतना प्याज जो है वो इतना ज़्यादा महंगा रहेगा नहीं, बट अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है वो वाकई में प्रॉब्लमेटिक है। रबी की प्रोडक्शन हम जानते हैं इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। रई सही में आप देख सकते हो ट्यूबवेल कनेक्शंस किस तरीके से अवेलेबल है, फार्म पॉन्ड्स किस तरीके से बने हुए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कहीं पे भी किसी भी खेत में कितना बढ़िया बना हुआ है, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी है इसका भी एक देखा जाए तो पेनिट्रेशन बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब रबी की क्रॉप अच्छी हो जाएगी तो रबी वाली सीज़न में जो प्याज आएंगे ना मार्च के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं फिर आप देखोगे कि मार्केट में रिलैक्सेशन ला रहे हैं। अब आप देखो कि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा मानसूनल इंटेंसिटी और उसकी वजह से फ्लड्स लगातार आई, अभी मानसून की बात करें, ठीक है। अब ये जो फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है ना, ये आप देखोगे रबी के टाइम पे नहीं मिलती। तो न तो फ्लडिंग, टेम्परेचर भी माइल्ड रहता है, इतना ज़्यादा नहीं, स्काइज बिल्कुल क्लियर रहते हैं, पेस्ट अटैक भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि हवा में मॉइस्चर नहीं होती है रबी की क्रॉपिंग पे। अब हवा में मॉइस्चर नहीं होगी तो देखो पेस्ट जो हैं वो भी फर्टिलिटी, इनकी भी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन मेजरली होता है ना तो मानसून सीज़न के टाइम पे ही होता है। उनको अच्छे से खाने पीने के लिए हरी भरी घास पत्तियाँ मिल जाती हैं, और एक कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन के लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो भी मिलना शुरू हो जाता है पेस्ट्स के लिए मानसून के टाइम पे। तो वो चीज़ें भी नहीं है कि रबी के टाइम पे। इसी तरीके से बहुत सारे डिजीज़ेस के इंसिडेंट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे करके एक आप देख सकते हो पोस्ट मानसून जो खरीफ सीज़न है, एक तो इसमें थोड़ा बहुत स्कोप बनता है कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिल जाएगी। रही सही में आप देखोगे तो रबी के टाइम पे जो प्रोडक्शन है दैट विल बी बेटर।
मेज़ की बात करें बिहार में तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि पोस्ट मानसून टाइम पे जो खरीफ का प्रोडक्शन हो रहा है, हार्वेस्टिंग हो रही है, वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो खरीफ तो नहीं ज़्यादा, बट रबी थोड़ा बहुत अच्छा अपने को एक सिग्नल देती है, मानसून अच्छा रहता है। तो आने वाले टाइम पे यही देखने वाली बात है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर मार्केट की बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट पे डिपेंड करेगी, और वो अब रबी की क्रॉप में अच्छा होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप देखो, प्राइस स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे अब काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो क्या है कि जब तक मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेंगी तो न तो कंज्यूमर के लिए फ़ायदे वाली बात है, न फार्मर्स के लिए फ़ायदे वाली बात है। तो स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटेजी बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और इसके लिए काम कर भी रही है गवर्नमेंट, और बहुत हद तक किया भी जा चुका है। जो बचे हुए कुछ इश्यूज हैं वहाँ पर और करने की ज़रूरत है। अब हम देखें, ऑनियंस की बात की हमने कि हाँ दिसंबर आते आते अभी मुंबई में तो ऑलरेडी 100 रुपये किलो हो चुके हैं, बट आने वाले टाइम पे और ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा आप देखो 2019 में दिसंबर में एग्जैक्टली ये फिगर देखा गया था कि 100 रुपये किलो भाव थे प्याज के। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, 4 महीनों में आते आते भाव हो गए 7 रुपये पर किलो। तो इतना फ्लक्चुएशंस तो देखो बहुत एक डेंजरस होता है मार्केट के लिए, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे सेलर हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो करंट गवर्नमेंट ने अभी बिहार असेंबली इलेक्शन, मैंने बताया था एक्सप्लेन पेज में कि इलेक्शन के टाइम पे प्याज हमेशा से सबके आंसू लेकर, और वो भी रूलिंग पार्टी के, तो डेफिनेटली लेकर के आता है। तो आप देखो बफर स्टॉक की रिपीटेडली बात हो रही है पल्सेस के लिए इनकी। तो आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आज कंजम्पशन पैटर्न में देखें तो हम पॉट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। पॉट का मतलब पोटैटो, ऑनियन एंड टमाटो। अब इन तीनों चीज़ों के आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को कहीं ना कहीं ये झटका देते रहता है, कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी आलू, क्योंकि कॉमन मील में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए। आप डेली बेसिस पे आप खुद के खाने की डाइट देखो, आज में आप इन तीनों में से किसी एक चीज़ को तो डेफिनेटली डेली पाओगे अपनी थाली में। ठीक है, तो प्रोडक्शन फ्लक्चुएशन जो है वो तो देखो अब आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में रियलिटी बन चुका है। रेनफॉल पैटर्न जो वो भी इरेगुलर है, तो प्राइस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ये ही नहीं कि आप केवल एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हो, या फिर इंपोर्ट स्टॉक मतलब इंपोर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हो, या स्टॉक होल्डिंग है उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, और केवल वो भी पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ के लिए जो कहीं ना कहीं आपकी रूलिंग को थ्रेटन कर रहे हैं। हमें इनके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी बफर स्टॉक बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन है। अब क्लाइमेट चेंज है, रेनफॉल अगर इरेगुलर है तो इसकी वजह से ये तो है नहीं कि केवल ऑनियन, पोटैटो और टोमेटो को इनकी ही प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। वो तो फूड ग्रेन हो गया, या इनके अलावा शुगर हो गया, एडिबल ऑयल्स है, या मिल्क है, या फिर जो भी आप देख सकते हो, जो भी हम ऑल जो डाइवर्सिफाइड डाइट में कंज्यूम करते हैं उनको भी कवर करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस आर्टिकल की। ठीक है, तो ये डिस्कशन अपना यहीं पे इस आर्टिकल का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज री इन्वेंटिंग नॉन अलाइनमेंट। नेम का आपने नाम सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। जो राइटर हैं जिनका नाम डी राजा है, ये आप देखोगे तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात करेंगे, बट अपने को इनके ओपिनियन जानने बहुत ज़रूरी है। देखो, चाइना इंडिया के बीच में फेस ऑफ चल रहा है, और रही सही में आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उसको, एक तो चाइना इंडिया का फेस ऑफ, और दूसरा इसको कोरिलेट करो उधर वेस्ट में, जहाँ पे इजराइल जो है लगातार वेस्ट बैंक के ऊपर क्लेम करता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ग्लोबल डायनामिक्स जो हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पावर का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। सोवियत यूनियन का जो टाइम था, यूएसएसआर का, उस टाइम पर आपको पता है जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1990s में, तो एक कमेंटेटर थे जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने ये कहा था दिस इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने ये बोला आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अब ख़त्म हो गए हैं, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, ये इररिलेवेंट हो गए हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, तो यूएसए का एक यूनिपोलर वर्ल्ड अपने आप में एमर्ज होकर के आता है, जहाँ पे यूएसए जो है वो ग्लोबल पुलिसमैन की तरह काम करता है। हर एक जगह पे जहाँ पर भी लीडरशिप इंस्टॉलेशन की बात भी आए और इंस्टीट्यूशन की बात भी करें, चाहे यूएन हो, चाहे WHO, कितने भी इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह पे यूएसए ने अपने आप को
असर्ट किया। तो कहने का मतलब एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश होने लग गया और यूएसए की हेजेमनी आई। बट यूएसए की हेजेमनी को एक झटका तब लगता है जब 9/11 टेरर अटैक होता है, तब जाकर के यूएसए ने अपने अलाइज के साथ में मिलके एक नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि इस तरीके के टेरर थ्रेट पहले कभी हुए नहीं थे, अटैक नहीं हुए थे, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए अपनी खुद का एक कॉन्सेप्शन बना लिया सिक्योरिटी वॉर एंड मॉडर्निटी को, कि कैसे भी करके इस अनकन्वेंशनल थ्रेट को कंटेन किया जाए। तो ये आपने देखा पूरा प्रोसेस यहाँ तक सिक्योरिटी को लेके। अब राइटर बोल रहे हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे कि 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया, उसने सारी रियलिटीज़ को एक्सपोज कर दिया था जो भी नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बना था। देखो, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तो था जब आपको पता है कि सरकारों ने जब हाथ में नहीं लिया था कुछ भी और सारी ऑटोनॉमी दे रखी थी प्राइवेट सेक्टर को। तो आपने देखा 1920s आते आते क्या हो गया था, रिसेशन आया था, द ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में सरकारों ने थोड़ा सा असर्शन करना शुरू किया, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं। फिर 1990s आते आते गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से आपको पता है इंडिया जैसे कंट्रीज़ में भी पीएसयूज जो हैं वो कोलैप्स हो गए थे। तो उस टाइम पे सोशलिज्म थोड़ा सा डाउन होता है, और सोशलिज्म डाउन होता है तो कैपिटलिज्म इंक्रीज होता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। ठीक है, उसका जो कोलैप्स हुआ वो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्लक्चुएशंस लगातार चलता गया और कैपिटलिज्म जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट बना हुआ है। बट अब आप देखो कोविड-19 के जो केस आए हैं, कोविड-19 के बारे में आपने खुद ने अच्छे से स्टडी किया होगा कि जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट्स ने अच्छे से रोल प्ले किया है वहाँ पर कोविड-19 केसेस टैकल हुए हैं। प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरा का पूरा फेल हुआ है, या फेल भी नहीं हुआ है तो आज देखो टेस्ट भी कराने जाओ तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस वो अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई लगा दी है, मतलब इस हेल्थ के क्राइसिस के टाइम पे भी। तो आप देखोगे कि राइटर जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म पे अटैक करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट है तो लेफ्टिस्ट की बातें करेंगे। बट यहाँ पर ये रियलिटीज़ भी हमें पता होनी ज़रूरी है। आप देखोगे बूम और बस्ट, कभी इकोनॉमी ऊपर जा रही है कभी बिल्कुल कोलैप्स कर रही है, ये साइकिल चलना शुरू हो गए 2008 के बाद में। और आज आप देखो हज़ारों यूथ जो हैं वो अनएम्प्लॉयड्स हैं, उनके पास में रहने खाने पीने के लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। इसी तरीके से आप देखोगे तो स्टेट जो है वो लगातार अलग अलग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को बचाने के लिए बेल आउट देती रहती है। जैसे IL&FS का केस आपको पता होगा कि किस तरीके से IL&FS को प्रोटेक्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप लगातार कैपिटलिज्म को कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर बहुत सारे क्राइसिस का सामना करता हुआ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका तो देखना ये है कि हम कैसे भी करके एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए कि कैसे भी करके एक न्यू ग्लोबल रियलिटीज़ को टैकल किया जा सके। ठीक है, तो चाइना और इंडिया आपको पता है 2000s में इंडिया भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, 7-8% एनुअल ग्रोथ रेट थी। चाइना जो है वो ग्रोथ करते करते आज यूएसए को चैलेंज करने लग गया है। तो चाइना और इंडिया दोनों के दोनों ग्रो कर रहे थे। उस टाइम पे आइडिया आया कि बोले कि अब कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ को भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटस देने की ज़रूरत है। तो उस केस में फिर स्टैब्लिशमेंट होता है G20 का। तो कहने का मतलब G8 जो रिच कंट्रीज़ थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में, और G20 को एक तरीके से एक एम्पावरमेंट दिया और स्टैब्लिश किया गया। तो न्यू लिबरल फ्रेमवर्क के अंडर में ये G20 काम करता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर आप देखोगे कि कुछ एक कंट्री वो मिलकर के, कुछ एक कंट्री कितने हो गए 20 कंट्रीज। देखो सोशलिज्म कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा इक्वल मार्क्सिज्म पे चलती है कि भाई सब में बराबर बांट दो सब कुछ, ये अपनी हिसाब से बोल रहे हैं। बट यहाँ पर जो G20 नेशंस हैं 20 कंट्रीज़ हैं, सभी मिलकर के एक साथ काम करते हैं और ये ही फिर डिसाइड करते हैं कि क्या ग्लोबल इकोनॉमी का सिनेरियो होना चाहिए। तो आप देखोगे बचे हुए जितने भी गरीब कंट्रीज़ हैं उन सब के ऊपर इन लोगों की, इन 20 कंट्रीज़ की रूलिंग अप्लाई कर दी जाती है। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे चाइना राइज हो रहा है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग तो ज़बरदस्त होती है। तो उस चीज़ में आप देखोगे तो यूएसए को कहीं ना कहीं थ्रेट होने लग गया चाइना से, तो इनके बीच में शुरू हो गया ट्रेड वॉर। तो आप यहाँ पर देखोगे इस ट्रेड वॉर का इम्प्लीकेशन इंडिया को भी देखना पड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था चाइना फैक्टर वाले केस में शुरू में कि चाइना जो है, यूएसए जो है, अगर टैरिफ लगा रहा है कहीं पे
तो ये नहीं देख रहा है कि दूसरे कौन कौन से कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्या कहीं उनके खुद के अलाइज पे भी। जैसे आपको पता होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि यूएसए के बिल्कुल कहते हैं ना लंगोटिया यार टाइप रहे हुए हैं हमेशा से, वो भी कहीं ना कहीं खुद को दूर करते हुए दिखाई दिए हैं ईरान के इशू पर भी। तो आप देख सकते हो कि चाइना और यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी रेलेवेंस थ्रू आउट वर्ल्ड अलग अलग एक्शंस में आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड बन गया। अब देखो इंडिया की बात आती है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, देखो कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था और उस टाइम पे एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। तो इंडिया ने अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जाना शुरू किया। बट अभी जो देखें करंट सिनेरियो, तो दोनों हैं यूएसए और चाइना, वैसा ही कुछ माहौल बन रहा है। बट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हल्की सी किस तरफ जा रही है, यूएसए की तरफ टिल्ट हो रही है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1962 का जो वॉर हुआ था चाइना के साथ में, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो कम्युनिस्ट जो भी थे उन्होंने चाइना का फेवर किया था, जबकि इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारा था वो बैटल, राइट। क्योंकि कम्युनिस्ट और चाइना में भी कम्युनिज्म, इस वजह से आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था। वही चीज़ यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि अभी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यूएसए की तरफ जा रही है। अब आपको पता है यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी बिल्कुल राइटिस्ट हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो चल रही है अभी सेंटर में वो भी बिल्कुल राइटिस्ट है। तो आइडियोलॉजी मैच होती है जहाँ पर, वहाँ पर वो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल में फिर से आते हैं। तो अभी हमारा नियो लिबरल फ्रेमवर्क है काम करने का, और यूएसए की तरफ हम कहीं ना कहीं टिल्टेड दिखाई देते हैं। वो बात एक ये भी देखो ना, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, लद्दाख वाले रीजन में चाइना आग दिखा रहा है, कभी डोकलाम में आग दिखा रहा है, तो हमें भी तो अलायंस और स्ट्रॉन्ग कोलिशन तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना चाइना को कंटेन करने के लिए। बट राइटर जो बोल रहे हैं वो देख लेते हैं पहले अपन। ठीक है, तो इंडियन इंटरेस्ट की बात करें तो आज हम अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ में कहीं ना कहीं मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां इंडिया पहले फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट किया करता था नॉन अलाइनमेंट के टाइम पे, उसको आज इंडियन गवर्नमेंट ने अबंडन कर दिया है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो यूएसए जो है वो इंडिया को हर एक उस इश्यू में ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर, जहाँ पर चाइना आ रहा है। कहने का मतलब अभी बोल रहे हैं राइटर कि लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह यूएस चाइना रिलेशंस है, ना कि इंडिया चाइना के बीच में, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है। ठीक है, बट वही बात है कि चाइना, हम चाहते हैं मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, इंडिया चाहता है मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूएसए ने अपनी हेजेमनी दिखाई, अब चाइना अपनी हेजेमनी दिखाना चाहता है, तो वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड। तो फिर यूएसए ने जो दादागिरी की वैसे चाइना करेगा, और वो भी फिर वो तो एशिया में तो सबसे पहले करेगा। ये चीज़ हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है। तो उन चीज़ों को देखिए तो इंडिया का कहीं ना कहीं यूएसए के साथ जाना, एक लाइक माइंडेडनेस भी आती है, क्वेड का रिवाइवल होना, या फिर कह सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया का इंट्रोडक्शन होना, वो सारी चीज़ें इंडिया के खुद के इंटरेस्ट में देखते हुए करनी ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप देखोगे कि दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, टाइम आता जाता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ट्रेड डील्स की मैंने आपको बात बताई दी, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी तरीके से करे, आज इंडियन वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। और ट्रेड डील्स में देखोगे तो यूएसए ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इंडिया और चाइना को एक हाथ से एक ही तरीके से टैकल किया। कोविड-19 का मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, उसने एक तरीके से बहुत सारी परेशानियों का कारण बन गया खुद ही, और जहाँ पर भी गवर्नमेंट्स ने अच्छे से परफॉर्म किया वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा मिला है। तो जब से यूनिपोलरिटी 1990s में आई और हमने खुद ने एलपीजी पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली थी, आपको पता है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी इरोड अवे हो रही है। यूएस चाइना के बीच में अब वर्ल्ड फिर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं फिर से क्रेडेंशियल्स बनते जा रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड सेगमेंट में अपना रोल प्ले करें, एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, जहाँ पर हम एस्पायर करें इंक्लूसिव, मल्टीपोलर और जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिल सकें। 75th जनरल असेंबली की जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी रिसेंटली, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक स्पीच को के एक्सर्प्ट यहाँ पे राइटर लेके आ रहे हैं कि इंडिया ने डिमांड की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी खुद की इम्पोर्टेंट सीट के लिए कि परमानेंसी दे देनी चाहिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, साइज ऑफ इकोनॉमी, पोटेंशियल और कंस्ट्रक्टिव रोल जो इंडिया ने ग्लोबल अफेयर्स में
प्ले की हैं उनके बेसिस पे। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे आप बात कर रहे हो उन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे आज हमारा इंडिया कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि हमने पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बेसिस पे बहुत क्रिएटिव काम किए हैं, इंक्लूसिव वर्ल्ड की बात की है, सॉलिडारिटी की बात की है, वो कहीं ना कहीं आज हम थोड़ा बायस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल है। तो यूएनएससी में अगर आप चेयर लेना चाह रहे हो और डिमांड करते हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी खुद की जो क्रेडेंशियल्स है जिनके बेसिस पे आप चलते आए हो आप उनको फिर से रिवाइव करो, जिसमें वही बात आ गई, नैम वाली बात आ गई। ठीक है, इंडिया और चाइना की बात करें तो वर्ल्ड के 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, मेगा इकोनॉमीज़ हैं, तो इनको मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज होना चाहिए और बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखो ये तो आइडियल बातें हैं, वैसे बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, बट वही बात, नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बट वही चीज़ अपने पास में ये आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए जब आपको फॉर्डर मटेरियल की तरह कभी कई बार लिखना हो। तो इसी तरीके से इंक्लूसिव, जस्ट और सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने की ज़रूरत है, ना कि किसी और कंट्री के लिए या कंट्री के हिसाब से चले। साउथ एशिया हो चाहे वर्ल्ड ऑर्डर हो, हर जगह पे देखें तो हमें एक अच्छा और क्रिएटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट अ क्राइसिस, अशोक गुलाटी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं। देखो, पंजाब असेंबली ने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से जो बिल पारित करवाए थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म लाने वाले बिल 3, उनको डिसकंटिन्यू करते हुए या फिर उनको एक तरीके से इनएक्टिवेट करने के लिए बिल पारित करवा लिए। दूसरा, राजस्थान और दूसरे जो स्टेट्स हैं वो भी अब इसी तरीके के काम करते हुए दिखाई देंगे, राजस्थान और चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से आप देख रहे हो रूलिंग पार्टी इन तीनों स्टेट्स में कौन सी है, कांग्रेस, और सेंटर में कौन सी है, रूलिंग पार्टी बीजेपी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और राइटर भी बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं, अगर इस पूरे केस को समझे हम तो यहाँ पर 90% तो पॉलिटिक्स आती है, 10% आपको इकोनॉमिक्स दिखाई देती है। साथ में ये स्टेट्स ने अगर पारित भी करवा दिए अपने असेंबली से बिल, तो इसको जब तक प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, जब तक वो असेंट नहीं देते तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो ही लागू रहेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या पूरा इशू है जिसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है और इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं है। देखो, पंजाब के फार्म बिल जो हैं वो बिल्कुल ये प्रोहिबिट करते हैं कि प्राइवेट प्लेयर अगर गेहूं या फिर चावल ख़रीदता है तो वो एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकता, इवन आउटसाइड द एपीएमसी। तो आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर के लिए जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब देखना आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर, इवन एक इंडिविजुअल भी बाहर से कोई सामान खरीदे तो एमएसपी के नीचे अगर खरीदने की कोशिश करेगा तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे, तो आप देखो इस तरीके से ये एक हेफ्टी फाइन लगा दिया गया है। पर पॉइंट यहाँ पे आता है कि केवल वीट और पैडी पे ही क्यों, और भी तो बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे मेज हो गया, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड, इनको क्यों छोड़ दिया आपने। जबकि ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि वीट और पैडी, इनकी प्रोक्योरमेंट तो एमएसपी बेस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर में वीट और पर्टिकुलर बात करें वीट और पैडी मतलब चावल, राइस, दोनों से बेसिस पे ही तो फूड ग्रेन की सप्लाई हम इंश्योर करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए तो ऑलरेडी सिक्योरिटी है। आप क्यों इस चीज़ में एक नरेशन क्रिएट करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी सेफ्टी एम्बिएंट में आती है। ओके, तो आप देखोगे कि जहाँ पर बात आती है कि ऐसा किया क्यों गया है पंजाब सरकार के द्वारा, तो वो है 5,000 करोड़ रुपए के लॉस की। बोलो वो कैसे, बल्कि 3500 करोड़ रुपए तो बोले सरकार को लॉस होता है, क्योंकि एपीएमसी मंडियों में सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो सरकार टैक्स लेती है। अब टैक्स भी जो है वो एग्जॉर्बिटेंट है। पंजाब जैसे स्टेट में 8.5% ऑफ द प्रोड्यूस आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 1%, 1.5% है। तो एक आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं जहाँ पे सजेशन दिया था रमेश चंद जी ने, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने बोला था कि बोले 1.5% तक आप टैक्सेस को फिक्स कर दो, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम करो तो आपके ऊपर है। अब पंजाब में, हरियाणा में 8, 8.5, 9% तक है। तो एक तरफ तो आड़तियों की तरफ जो 1500 करोड़ जाने चाहिए थे वो, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के पास 3500 करोड़ रुपए आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं अगर
इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं उनके बेसिस पे प्रोक्योरमेंट होती है एपीएमसी मंडियों के बाहर कहीं पर भी, और जहाँ पर फ्रीडम है फार्मर्स को कि आप बाहर भी जाके बेच सकते हो। तो वहाँ पर आप देख सकते हो वीट एंड पैडी प्रोक्योरमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो कहने का मतलब एक ऑटोनॉमी जो मिल रही थी फार्मर्स को, उसको कब करने की कोशिश है। अब देखते हैं इकोनॉमिक रूट्स को लेकर के। देखो ये कोई पहली बार नहीं है, 1970s में आपको पता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी। इंदिरा गांधी 1967 में प्राइम मिनिस्टर बनती है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद में, और फिर कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो एक कहता है ना कि वर्किंग या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर वापस से जब होता है तो फाइनली गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी को बोला जाता है, वो फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बनती है। वो बाद में बात अलग है कि उन्होंने अपने जो तेवर दिखाए उसकी वजह से वो गूंगी गुड़िया कितनी दुर्गा के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। खैर वो उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, वो थोड़ा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। बट पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि 50 साल पहले अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ पर सोशलिज्म को बहुत प्रमोट किया गया था। अब चाहे बैंकिंग हो, बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया गया था, और जो पैडी थी, वीट थे, इनकी प्रोक्योरमेंट को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करना शुरू कर दिया था, और बोले कि गवर्नमेंट ही मेन रोल प्ले करेगी। तो ऐसे करके आप देखोगे एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, बोले सरकार ही सारी चीज़ें खरीद लेगी, सरकार ही लोगों में बांटेगी। बट उसका एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा था जिसकी हद नहीं, और अल्टीमेटली ये जो गवर्नमेंट का जो सोशलिज्म वाला मॉडल था उसको रिकॉल करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। तो वही चीज़ आज अगर पंजाब सरकार की तरह दूसरी और सरकारें करती हैं तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर या जो ट्रेडर्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को आप छोड़ रहे हो, और किसानों को केवल एक फिक्स मोनोटोनस मार्केट दे दिया कि आप केवल गवर्नमेंट को बेचो। तो गवर्नमेंट कितना खरीदेगी। तो उस केस में आप देखोगे ये फेलियर का जो एक्सपीरियंस था ना, पूरा नैरेटिव ये कहीं ना कहीं फेल हुआ था, और इस पॉलिसी को अगले ही साल मतलब 2-3 सालों के अंदर ही रिवॉक कर लिया गया था। हाँ ये बात ठीक है कि उस टाइम पे सोशलिस्ट एरा शुरू हुआ था 1969 के टाइम पे, जबकि हमारे प्रीएम्बल में सोशलिज्म का कोई टर्म नहीं था। बट हाँ सोशलिस्ट टर्म जो थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर में आपको पता है एंटर किया गया था। तो ऐसे करके हमारे पास में एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, और उस टाइम पर आपको पता है लाइसेंस राज भी चलता है। इकोनॉमिक्स में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप पढ़ा करो ज़रूर। देखो एनसीईआरटीज़ को तो बिल्कुल मिस मत करो। एनसीईआरटी 11th 12th 10th और बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आते तो 6th से पढ़ना शुरू कर दो, और बेसिक अगर क्लियर है तो 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं से ये आर्टिकल्स आप समझ जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको यूपीएससी क्रैक करने में, या कोई भी स्टेट पीएससी भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। 1973-74 में उस टाइम पे जो लाइसेंस राज चल रहा था उसमें भी आप देख सकते हो कि मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, वो बढ़ के 98% तक हो गई थी। अब आप देखो इनकम टैक्स पे भी मार्जिनल रेट से 98% तक बढ़ जाए तो क्या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। और हुआ क्या था इसका रिजल्ट? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जो राजकृष्णा इकोनॉमिस्ट थे, एग्री इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला था कि भाई ये हिंदू रेट ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ है। बोले कितनी? बोले 3.5% से ऊपर कभी जाती नहीं है। पर उसी कांग्रेस पार्टी की रूलिंग आई 1990s में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मनमोहन सिंह जी। तो इन्होंने मिलकर के एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की 1991 में, और उससे जो चेंजेस आए उसका रिजल्ट ये रहा कि 2000 आते आते हमारे यहाँ पर 7% की ग्रोथ रेट रजिस्टर होनी शुरू हो गई थी। तो कहने का मतलब डबल हो गई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1970s में जो चल रही थी सोशलिस्ट एरा में। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को भी मिला है, तो जिन सेक्टर्स को कवर किया गया था उनको भी मिला है। हाँ ये बात ठीक है कि 1991 में जो एलपीजी पॉलिसीज़ लेकर के आए थे उसका, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर मार्केट को इतना फ़ायदा नहीं मिला था। पर 2000 में जैसे ही 1999 में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार आई थी, उन्होंने एग्री मार्केट रिफॉर्म लाने शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे आपको पता है कि हमारी एग्रीकल्चर भी है वो भी रिवाइव करना शुरू कर गई थी। और 2003 में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी उसके लिए मॉडल एक्ट का एक सर्कुलेशन कर दिया था स्टेट्स के बीच में कि भाई आप इस मॉडल पे काम करो जिससे कि फार्मर्स को भी फ़ायदा हो, प्रोडक्शन भी अच्छा हो, कंज्यूमर को भी लॉस कम हो, और इकोनॉमी फिर जो है रिवाइव करेगी। ये जो चीज़ एक
चीज़ें हैं ये अकोमोडेटिव हैं। इन चीज़ों को मतलब एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म लाने लगातार ज़रूरी हैं। पर होता क्या है, फिर 2004 में एनडीए गवर्नमेंट आती नहीं है। फिर 2004 से 2014 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट आती है, पर वो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, तो उनके पास में इतनी ज़्यादा कैसा कहते हैं ना कि कैपेसिटी थी नहीं इनके पास में कि वो कुछ भी एक रेडिकल चेंजेस ला सकें या रिफॉर्म ला सके जो कि 1990s में लाए गए थे। देखो 1990s में वैसे तो देखो क्राइसिस था, उसकी वजह से रिफॉर्म्स आए थे, और अब कोविड-19 की वजह से भी क्या चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं। तो बोले इस क्राइसिस को ग्रैब कर लो, और गवर्नमेंट ने ग्रैब भी कर लिया और 3 बिल ला दिए जल्दी से। खैर मैं वापस आ जाता हूँ इस वाले पैराग्राफ में। तो यूपीए गवर्नमेंट चलती है 2004 से 2014 के बीच में, बट वही चीज़ है, कोalition गवर्नमेंट थी, इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी थी नहीं। और रही सही में आपको पता होना चाहिए यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस जो मेन लीडिंग पार्टी थी उसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी, लेफ्टिस्ट पार्टीज जो थी वो भी कर रही थी। तो रिजल्ट क्या निकला, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जिसमें कि चावल गेहूँ ये प्रोवाइड कर दिया गया। तो राइटर जो है थोड़ा सा कमेंट मार रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा तो 1971 का था, फिर भी अभी 67% गरीबी क्यों है जी। आपने अगर सोशलिस्ट को ही एक पैनेशिया समझा है कि हाँ सोशलिज्म ही कहीं ना कहीं एक तरीके से गरीबी हटाने का सेगमेंट बनता है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी है सोशलिज्म पे अपने आप में बड़ा। फिर इसके बाद में आप देखोगे कि जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है, इन्होंने हाई लेवल कमेटी स्टैब्लिश की थी शांता कुमार 2014 में कि कैसे भी करके ग्रेन मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो उस कमेटी ने बहुत सारे मेजर चेंजेस रिकमेंड किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो कि कैश ट्रांसफ़र करो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। नंबर 2 इन्होंने ये कहा कि एफसीआई जो ऑपरेशंस हैं उनको ओवरहॉल करो, कि ऑपरेशन जो एफसीआई जो काम करता है, ख़रीदारी करनी, प्रोक्योरमेंट करना, स्टॉकिंग करना गोडाउंस में, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं हेल्प करना, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिव्यू करो आप। ठीक है, तो आप देखोगे तो फ्री मार्केट के लिए एक अच्छी डोज थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए करंट गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस भी किए पार्लियामेंट में, और वो पारित हुए। कहने का मतलब जो 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी उसका बेनिफिट अब जा कर के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलना अब शुरू होगा, और उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है। तो जब हमने 1991 में डी लाइसेंसिंग ऑफ द इंडस्ट्री शुरू की थी तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्रीज़ को मिला। तो अब बात आ गई है कि कैसे भी करके एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इसका बेनिफिट मिले। तो भाई पॉलिटिक्स मत करो, रिच एक्टिविटीज़ को ज़्यादा आपने को ध्यान में रखना चाहिए, प्रोफेशनल बातें करो। ओके, सो डिस्कशन ओवर, थैंक यू।